आवाज़ सब लोगों को ठीक आ रही है? जी सर, जी क्लियर सर। है आवाज। जी सर, क्लियर है। जी सर, बिल्कुल सही आ रही। अच्छा, जहाँ तक तो ताल्लुक़ है अकाउंट ग्रो करने का, उसके ऊपर अभी हम डिस्कशन करेंगे। अभी आप लोगों के लिए ना जो 30 ट्रेड चैलेंज या आप लोगों को कंसिस्टेंटली कैसे अकाउंट को ग्रो करना है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कैसे बनाना है, उन चीज़ों को भी हमने डिस्कस करना है और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उन सब चीज़ों से पहली जो चीज़ है ना, वो है नॉलेज। कि भाई हम जो जो चीज़ को हम करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो काम होता कैसे है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। डिफरेंट फील्ड्स में हर बंदे की अपनी अपनी फील्ड है। कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, कोई इंजीनियरिंग का है, कोई कंप्यूटर्स का है, कोई अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का है। तो अपनी कोर स्किल्स को सीखने से पहले अगर आप पैसे बनाने की बात करेंगे कि जी मैं फाइनेंस में पैसे कैसे बनाऊंगा, भाई पहले फाइनेंस सीखोगे तो फिर पैसे बनेंगे ना। ठीक है, या पहले मेडिकल की फील्ड सीखोगे तो फिर पैसे बनेंगे। तो जब आपको नॉलेज अपनी फील्ड का नहीं आएगा तो उस नॉलेज के हासिल करने से पहले पैसे बनाने की बात करना तो फजूल है ना। कोई सेंस भी नहीं बनती ना इस बात की कि भाई ये भी एक चीज़ आई ही नहीं आपको, तो फिर रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी की बात तो काफ़ी आगे की है ना। तो ये माकूल बात नहीं है। पहले जो चीज़ हम यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो पहले हम सीख लें, तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद हम आगे पैसे बनाने की बातें कर लेंगे। अभी हमने जो पहली जो चीज़ सीखनी है, जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करनी है। और ये सारी थ्योरी का पर्पज़ क्या है कि आपको एक ट्रेड एंट्री मॉडल तक लेके जाया जाए जहाँ पे आप हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम सारी चीज़ों को मैप करने के बाद एक नतीजे पे पहुँच सकें। ठीक है, अब हायर टाइम फ्रेम पे अगर हम मार्केट को जैसा 6 आवर की जो ये मार्केट जो चल रही है इसके ऊपर अगर हम देखें तो हमें बुलिश ही नज़र आ रही है ना। तो चंद कैंडल अगर 6 घंटे की, 6 आवर, 12 आवर, 18 आवर एंड 24 आवर्स, ये 24 घंटे की ये 4 कैंडल्स बनी है ना, 6 6 घंटे की 4। तो ये अगर बेरिश हो भी गई तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो हम बाय कर लेते बस चुप करके ना। खाली 24 घंटे की 4 कैंडल्स की तो बात थी, तो हम बाय कर लेते। ओवरऑल मार्केट तो बाय जा रही है, इसमें कहीं पे भी अगर हम बाय करते, मिसाल के तौर पे आप ये देखें, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 4 हिस्सों में, 1 2 3 4, ठीक है, 10 रुपए की मैंने बाइंग की यहाँ पे मैंने 10 रुपए अपने बाय कर लिए इधर। तो मौजूदा कीमत अभी यहाँ पे खड़ी है, तो ये 10 रुपए तो मेरे भी लॉस में चल रहे हैं ना। मतलब जो भी मैंने ख़रीदा था वो भी अपनी परचेजिंग प्राइस से ऊपर नहीं गया। 10 मैंने ख़रीद लिए यहाँ पे इस हिस्से में। तो इस हिस्से में अगर मैंने बाइंग की थी तो एन मुमकिन है वो यहाँ पे हो एरिया जहाँ पे अभी प्राइस खड़ी हुई है, तो ये मेरा ब्रेक इवन पे है। ठीक है, 10 रुपए की अगर मैंने बाइंग की थी इस डब्बे में से, तो इस डब्बे से जो भी बाइंग की गई थी वो भी प्रॉफिट पे है। और 10 रुपए की अगर इधर बाइंग की थी तो वो भी प्रॉफिट पे है। ठीक है, तो मेरी इस वक्त ट्रेड अगर मिसाल के तौर पे मैं सिल्वर को अगर बाय कर रहा था, तो मेरी बाइंग की जो इन्वेस्टमेंट थी 40 रुपए की, उस 40 रुपए में सिर्फ 10 रुपए जो है वो लॉस पे चल रहा है अभी। बाकी जो 30 रुपए हैं उसमें से हो सकता है कि एक ब्रेक इवन हो, तो हम ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे खड़ी है एक चीज़। और ये जो 20 रुपए हैं, 20 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरी प्रॉफिट पे है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे है और ये लॉस पे है। तो कम्युलेटिव अगर आप कहें तो आपको थियोरेटिकली तो लग रहा है ना कि भाई मैं तो प्रॉफिट में हूं, क्योंकि मेजॉरिटी पोर्शन आपका इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट में है ना। 50% आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में है, 25% नो प्रॉफिट नो लॉस पे है और लॉस में 25% है।
तो लॉस में अगर 25% है, 50% आप अगर प्रॉफिट में है, तो ओवरऑल तो आप प्रॉफिट में हुए ना फिर, ठीक है। अब ये जो मैंने बात की है, ये थ्योरेटिकली कहना तो बहुत आसान है। हाँ जी एहसन भाई, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इस मार्केट के अंदर मैं आपको थ्योरेटिकली ऐसी फकियां बेच सकता हूँ कि आपको लगेगा कि भाई लॉस तो होना ही नहीं है मुझे, लेकिन ऐसा है नहीं। थ्योरेटिकली ऐसा समझा देना, मुख्तलिफ एंगल से आपको एक चीज़ को बता देना और आपको एक चीज़ बेच देना कि आपको लगे कि भाई बस इसमें तो बस पैसे ही पैसे हैं, वो मैं रोज़ आपको इस जो कहते हैं ना चुपड़ी बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको हकीकत से आगाह करना चाह रहा हूँ। ये थ्योरेटिकली कहना बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली इस चीज़ को समझना और फिर इस मार्केट में से प्रॉफिट बनाना वो इतना आसान काम नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये लेवरेज्ड मार्केट है, ठीक है। अब लेवरेज्ड मार्केट किसको कहते हैं? इसका मतलब ये है कि आपका 1 रुपया लगा हुआ है इन्वेस्टमेंट में, और ब्रोकर जिसने आपको अकाउंट दिया हुआ है वो आपको कहता है कि 2,000 रुपये मेरी तरफ से ले लो, ठीक है। 1:2000 की लेवरेज हमें एक्सएनएस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास अपना 1 रुपया है और आप 2,000 रुपये का गोल्ड या सिल्वर बाय कर लेते हैं, तो ये ट्रेड आप 1 रुपये का भी लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर 1 रुपया भी आपका लॉस हो गया तो आपका तो 1 ही रुपया है ना। 1 रुपया भी मार्केट अगर लॉस में चलेगी तो आपका अकाउंट जो है वो अल्लाह हाफिज हो जाएगा, ठीक है। इस लेवरेज्ड मार्केट के गलत इस्तेमाल की वजह से आप लोगों के अकाउंट जो हैं वो ब्लो हो जाते हैं, ठीक है। हम इस लेवरेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो अभी इन चीज़ों के ऊपर भी हमने करनी है, बहुत डिटेल डिस्कशन करनी है। लेकिन ये वही बात है कि ये मरीज़ है आपके सामने ना, ये जो 1:200 जो ट्रेड कहाँ से करनी है, ये मरीज़ है और आपको अभी इलाज करना नहीं आया। तो आपके सामने मैं मरीज़ को बिठा दूँ, लिटा दूँ, खड़ा कर दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है उसे, ठीक है। आपको क्या पता उसको कितनी बीमारी है, ठीक है। तो फ़ायदा नहीं है। तो अभी पहले ये समझ लें कि किस किस किस्म की बीमारियाँ होती हैं, उसको कैसे इलाज किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी निशानदेही कैसे की जाती है। तो फिर पता चलेगा कि अच्छा आप कोई मरीज़ सामने बिठा के उसका इलाज कैसे करना है, ठीक है। तो इसलिए 30 ट्रेड चैलेंज या अकाउंट को ग्रो करने के जो तरीके हैं उन पे अभी हम आएंगे ग्रेजुअली। अभी पहले हम सीख लें कि मार्केट को हमने पढ़ना कैसे, ठीक है। तो 6 आवर के टाइम फ्रेम तक हमने मार्केट को, करंट पोजीशन को अंडरस्टैंड किया था, और अब हम आ जाते हैं 6 आवर को। अगर किस पे कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं, 4 आवर पे आ जाते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हम अपनी सबसे पहले मेजर जो ये स्विंग प्राइस जो चल रही है उसको एक दफ़ा मार्क कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है 68 के प्राइस लेवल के ऊपर जो सपोर्ट का काम कर रहा है। अच्छा, उसके बाद ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल का लो एंड फर्स्ट कैंडल का हाई आपस में प्राइसेस इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसके बीच में ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस तो हम मान सकते हैं, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस को कैसे ट्रेड किया जाता है वो भी हमने पढ़ा ही नहीं है, ना मैंने पढ़ाया किसी को, तो वो भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। बाकी हम आ जाते हैं यहाँ पर 4 आवर के इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, कैंडल नंबर 1, 2 एंड 3। ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमारे पास सपोर्ट का काम कर रहा था। यहाँ पर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, इसको रेजिस्टेंस बनना चाहिए था, नहीं बना। प्राइस ने इसको आके ऊपर दोबारा क्लोजिंग देके इसी सपोर्ट को रिक्लेम कर लिया, और उसके बाद मार्केट ने दोबारा इसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है यहाँ पर, जिसकी वजह से हमारा ये जो पीडीए रे है हमने इसको छोड़ दिया
4 आवर टाइम फ्रेम पे हम इसको फर्दर नहीं देख रहे, बस यहीं तक देख रहे थे, यहाँ तक। ठीक है, इसके अलावा और किसी टाइम सर फ्रेम यहाँ में? पे जी जी। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि ये जो फर्स्ट टाइम मार्केट नीचे आई थी, कि वीक से लग गई है ना, तो दोबारा उस वीक से नीचे देखना ज्यादा बेहतर नहीं था, या नहीं? इस तरह, हाँ जी, ये वाला जो वीक है, ये वाली विक, इस वीक से नीचे जी जी ये वाली विक के नीचे क्लोजिंग आने से तो हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा ना, लेकिन ये जो पीडीआर है ना, ये वाला, ये पीडीआर है, जी ये जी जी पीडीआर है की हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि ये एरिया पे मार्केट कहाँ पे ओपनिंग, कहाँ पे क्लोजिंग दे रही है। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग दे रही है ना ये, ठीक है, ये फेयरवेल गैप के नीचे। जी तो अगर ये क्लोजिंग हम देख रहे हैं तो फिर हमने इस विक के नीचे क्लोजिंग तो नहीं देखी, हमने तो इस पीडीआर के नीचे क्लोजिंग देखी है ना। ये आ गई, इसकी पीडीआर के नीचे क्लोजिंग आ गई, तो हमने कहा जी ये जी सपोर्ट एरिया था, रेजिस्टेंस बनना चाहिए। ठीक है, मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस नहीं बनाया, ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो हमने कहा इसको अब रिक्लेम सपोर्ट बनना जी चाहिए। अब जब हमने इसको कह दिया रिक्लेम सपोर्ट बनना चाहिए और मार्केट ने यहाँ पे हमें टैप करके ये दिया है, हमें क्या एविडेंस दिया है कि सपोर्ट बन रहा है ये, तो फिर हम इसको जी जी एक्सपेक्ट करेंगे कि अब अगर मार्केट इसको स्वीप करके अंदर क्लोजिंग देती है तो हम मानेंगे कि सपोर्ट ही है। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो बस हमारा काम खत्म हो गया। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स अब आगे इसी थ्योरी को जब हम लेके चलेंगे और डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। बल्कि अगर जी आप कल वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, अगर आप लोगों ने वो गोल्ड के ऊपर देखी हो, 12 आवर वाला जो एरिया है जिसको हम रिक्लेम सपोर्ट के तौर पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इसको रिक्लेम करेगी, तो वहाँ पे मार्केट ने कैसा बिहेव किया तो आप उसको देख लें तो आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई यहाँ पे। ठीक है, तो जब क्लोजिंग आ गई तो मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे इस जी पीडीआर ठीक पे है। ट्रस्ट करने के लिए इसकी क्लोजिंग अंदर चाहिए। ठीक है, अंदर नहीं आ रही तो बिल्कुल बस मैं इसको आगे मार्क ही नहीं कर रहा, फिर किसी और टाइम फ्रेम पे मैं देखूंगा यहाँ पे अगर प्राइस कुछ चीज़ सेंस बना रही है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज छोड़ दूंगा। तो मैंने यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, मैं इसलिए जो वर्ड इस्तेमाल किया था कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं इस पीडीआर को छोड़ दिया। किसी और टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे कोई मार्केट मुझे कोई एविडेंस देगी तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन 4 आवर पे मैं इसको आगे फर्दर इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, जी ठीक उसके है। उसके बाद हम इस बुलिश फेयर वाली गैप को देख लेते हैं कि क्या हमारे पास ये कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट ने हमारे पास ये फेयर वाली गैप को इसके नीचे क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद इस बुलिश फेयर वाली गैप को यहाँ पे दोबारा ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो एज सच ये कोई भी रेजिस्टेंस का रोल प्ले ही नहीं कर रहा है ये बुलिश फेयर वाली गैप, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया। ये बुलिश फेयर वाली गैप बना ज़रूर था, लेकिन प्राइस ने 4 आवर टाइम फ्रेम पे इस एरिया को कोई रेजिस्टेंस नहीं बनाया। ठीक है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या है, ये वाला फेयर वाली गैप सपोर्ट बन रहा है, ये वाला फेयर वाली गैप सपोर्ट बन रहा था, पर मार्केट ने कुछ इस तरह का इसके ऊपर तरीक़ेकार किया कि हमने इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, और अभी फ़िलहाल हमारे पास कुछ ऐसे फेयर वाली गैप्स हैं जो इंटरनली हम अगर उनको स्टडी करें तो वो बन रहे हैं, पर ये कोई मेजर ऐसे एरियाज नहीं है जिनके ऊपर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को मतलब स्ट्रक्चर ओवरऑल इन पीडीआर इसके ऊपर रिलाई कर रहा हो और हम इसको स्टडी कर रहे हो, तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इंटरनल एक छोटी सी स्विंग है जिसके अंदर फेयर वाली गैप बना हुआ है, और इस फेयर वाली गैप में टैप करके मार्केट ने ये इंटरनल स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया हुआ है। पर क्या ये मेरा मेजर हाई था जिसके ऊपर मैं स्ट्रक्चर को बुलिश या बेरिश मान रहा हूँ? तो मैं इस हाई के ऊपर नहीं मान रहा इसको। मुझे बुलिशनेस सिल्वर के ऊपर चाहिए, तो मुझे इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ये मेरा इंटरनल हाई एंड लो है। ठीक है, अब वो इंटरनल हाई एंड लो क्यों है वो मैंने आपको जनरल प्राइस स्ट्रक्चर भी पढ़ाया हुआ है और एसएमसी का भी पढ़ाया हुआ है। आप इसको एसएमसी के एतबार से मार्क करके देख लेंगे क्या आपका ये मेजर हाई एंड लो या डेफिनेट हाई एंड लो है या नहीं है, और इसके ऊपर क्लोजिंग 4 आवर टाइम फ्रेम के एतबार से क्या आप मानेंगे कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर बुलिश कर चुकी है? तो वो आप अपने आप से सवाल पूछेंगे। ठीक है, तो बहरहाल नेकेड आई से जो अब मुझे आदत पड़ गई है देखने की, तो वो यही है कि जी मैं अभी फ़िलहाल इसको यहाँ पे बुलिश नहीं मान रहा मार्केट को। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मुझे फर्दर एविडेंसेस मिलते हैं, तो इस हाई की बेसिस के ऊपर मैं इसको बुलिश मानूंगा। अदरवाइज अभी फ़िलहाल मैं इस हाई के ब्रेक होने का वेट करूँगा ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो
और 4 आवर के ऊपर बेरिशनेस मैं कब मानूंगा? 4 आवर की बेरिशनेस मैं तभी मानता जब ये स्विंग लो से नीचे मुझे ये क्लोजिंग मिल रही है और एक सपोर्ट लेवल से नीचे भी क्लोजिंग मिल रही है और उसके बाद ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता भी नजर आ रहा है, तो मैं इसको कहता कि हाँ मार्केट बेरिश है। और उसके बाद ये मैं कहता कि मार्केट अब इस नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक जा सकती है, ठीक है। लेकिन जब मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट नहीं किया और मुझे यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई, तो ये 4 आवर का बेरिश स्ट्रक्चर भी मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ये एक स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग भी मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि एक सपोर्ट मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम ही नहीं कर रही, ठीक है। तो अभी फिलहाल ओवरऑल आई एम बुलिश और ये वाला लो के नीचे क्लोजिंग मेरे लिए मैटर नहीं कर रही और मुझे फिलहाल कोई और रेजिस्टेंस भी कोई मेजर नज़र नहीं आ रही। तो अब मार्केट यहाँ पर क्यों टाइम स्पेंड कर रही है, उसकी रीज़न हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं फंडामेंटल्स के ऊपर। और फंडामेंटल क्या है आपके सामने, अभी टाइम हो रहा है 7:15, ठीक है। तो 8:30 बजे आज नॉन फार्म पेरोल आ रही है, वो हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करके बता देगी, ठीक है। तो फंडामेंटल के ऊपर आपको बेसिकली कोई चीज़ चाहिए और कौन से एरिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं वो हमने 12 महीने से लेके 6 घंटे तक हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें वहाँ से भी काफ़ी बेहतर आइडिया हो गया हुआ है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अभी जो चीज़ें मैटर कर रही थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ये इंटरनल एक हमारे पास लेवल है जो सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है और हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो हम ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ये भी हमारे पास एक इंटरनल लेवल है, इसको देख लेते हैं कि क्या ये इन्वर्ट हुआ है। तो नहीं, ये ठीक है, रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ पे कैंडल क्लोज होती नजर आ रही है ना हमें इस एरिया में, बुलिश फेयर वाली गैप है। मार्केट के ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है और क्लोजिंग देने के बाद ये ग्रीन कैंडल ऊपर लिक्विडिटी पर्ज करने के बाद क्लोज इधर हुई है और उसके बाद बेरिश हो गई। तो ये एरिया हमारे पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये एक रेजिस्टेंस है ज़रूर हमारे पास, लेकिन क्या हमारे पास ये कोई अच्छा पीओआई है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है फर्दर और इसको मेजर पीडीआरए के तौर पे हम यहाँ से सेल देखनी शुरू कर देंगे? तो फिलहाल मैं तो नहीं ऐसा कर रहा, क्योंकि एक तो ये इंटरनल लेवल है, दूसरा मार्केट ने इसको डिसरिस्पेक्ट भी किया हुआ है, मार्केट इससे बाहर ट्रेड भी कर गई हुई है और उसके बाद कोई मेजर लो के नीचे क्लोजिंग भी मुझे नहीं नज़र आ रही। कोई मेजर लो से नीचे को क्लोजिंग नज़र आ जाती तो फिर हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब इसने को ऐसा काम किया हुआ कि इसको फर्दर पीओआई के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। तो मैं यहाँ से सेल नहीं देखूंगा। लेकिन जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम कैसे पढ़ रहे हैं इसको? ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप था, इसका काम था मार्केट को बुलिश रखना। मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है और क्लोजिंग देने के बाद जब मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर गई है तो वो बेसिकली लिक्विडिटी हंटिंग के लिए या पर्जिंग के लिए गई थी। क्लोजिंग फिर इसी एरिया में आके दी है, तो ये वाला एरिया रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पर काम करना शुरू हो गया। तो जब यहाँ पे ये प्राइस एक्शन चल रहा था तो उस वक्त मैं इसको कैसे देख रहा था? मैं यही देख रहा था कि यार ये बुलिश था, इसको प्राइस को ऊपर ही रखना चाहिए था। लेकिन अब मार्केट ने क्योंकि इसके नीचे ट्रेड करने के बाद वापस ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, अंदर यहाँ पे आ गई, वापस क्लोजिंग इसके अंदर आ गई, तो एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट अभी बेरिश होगी यहाँ से, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे? फिर नीचे ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा था? फेयर वैल्यू गैप मार्केट के अंदर आया, टैप करके मार्केट बुलिश होगी, तो ये सपोर्ट का काम कर रहा था। तो हम यहाँ से अगर बेरिशनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इधर से हम बुलिशनेस एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पर प्राइस आएगी तो यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती है। तो कहाँ तक बुलिश हो सकती है? ये रेजिस्टेंस तक, इस लेवल के बीच में मार्केट खेल सकती है। अगर मार्केट इस लेवल से नीचे आई तो कहाँ तक जाएगी? इस लेवल तक। अगली सपोर्ट ये है। तो हम बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा अब यहाँ से निकली तो यहाँ जाएगी, यहाँ से निकल के कहाँ जाएगी? इन लेवल्स को क्रॉस कर सकती। क्यों क्रॉस कर सकती? क्योंकि ये मेजर सपोर्ट लेवल्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना, ये था तो सपोर्ट था, इसको जब मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो इसको रेजिस्टेंस बनना चाहिए था। तो हल्की फुल्की रेजिस्टेंस यहाँ से आपको मिल सकती है, लेकिन ये मेजर सपोर्ट लेवल्स नहीं होते। मेजर सपोर्ट लेवल के लिए फिर आप अपने मेजर स्ट्रक्चर पे वापस रहते हैं। जो एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पे इस पीडीआरए से रख रहे थे वो वाली आप इनसे नहीं रखेंगे, लेकिन आप पढ़ जरूर रहे होंगे, उनको ध्यान आपका होगा इधर कि अच्छा यहाँ से प्राइस अब रिएक्शन ले रही तो क्यों ले रही है,
ठीक है, तो ये लेवल्स हैं हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम के। आसान हो रही है, थोड़ी देर के बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तो ये सूरत हाल है हमारे पास। ठीक है, अब हम 1 आवर पे आ जाते हैं। और 1 आवर पे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपको नज़र आएगा बिल्कुल टॉप पे कैंडल नंबर 1, 2 एंड 3। इन 3 कैंडल्स के बीच में कैंडल नंबर 1 एंड 3 की लो प्राइसेस और इसकी हाई प्राइसेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप आपके सामने मार्केट ने क्रिएट किया है। ठीक है, इसमें हम नीचे वॉल्यूम इम्बैलेंस को मार्क करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें नज़र आता है कि वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पर है, लेकिन लग रहा नहीं है, बिल्कुल ही बराबर प्राइसेस हैं। अच्छा, तो फिर फेयर वैल्यू गैप हमारी मार्किंग कैसे होगी? कैंडल नंबर 1 का हाई एंड 3rd का लो विद वॉल्यूम इम्बैलेंस हमारे पास ये बन जाता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब इस फेयर वैल्यू गैप ने देखें क्या किया है। ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप था जिसका पर्पस था प्राइस को बुलिश रखना, पर मार्केट ने ना सिर्फ इसको वॉयलेट किया है बल्कि फौरी तौर पे इसको टैप करके रेजिस्टेंस शो कराई है। देखें ये फौरी तौर पे रेजिस्टेंस, फिर मार्केट इसके बीच में गई वॉल्यूम इसे मेन थ्रेशोल्ड के ऊपर से, फिर रेजिस्टेंस। तो ये बेसिकली हमारे पास रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और उसके बाद ये भी बुलिश फेयर वैल्यू गैप है ये वाला, ये। लेकिन आप देखें कि इस फेयर वैल्यू गैप में और इस फेयर वैल्यू गैप में क्या फ़र्क है। अभी हम वो फ़र्क ढूंढने की कोशिश करते हैं। नीचे देखते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस इसमें है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस नज़र आ रहा है ये। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर कैंडल नंबर 1, नहीं सॉरी, कैंडल नंबर 1, 2 एंड 3 ये हमारे पास है। यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस आ रहा है नीचे, और यहाँ पे ऊपर वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है। अब ये भी हमारा फेयर वैल्यू गैप है। अब इसमें ऊपर वाले में फ़र्क क्या है, इससे भी नीचे मार्केट ने ट्रेड किया है, और मार्केट जब इससे ऊपर गई है तो इधर से रेजिस्टेंस नहीं ली, कहाँ से ली है, ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप से, और क्लोजिंग कहाँ पे की है, इस फेयर वैल्यू गैप में नहीं की, इसे बाहर की है। तो ये क्या है, ये रल्लू कटा है। ठीक है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसको हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर एक करीब तरीन एग्जाम्पल नज़र आ गई। अच्छा जी, और उसके बाद देख लें
ये वाला फेयर वैल्यू गैप देखें, इसमें ऊपर वॉल्यूम इम्बैलेंस है, नीचे वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है। इसके अंदर प्राइस क्या कर रही है, आगे रुक रही है, ठीक है, नीचे से लिक्विडिटी पर्च करके यहाँ पे क्लोजिंग दे रही है, यहाँ से बुलिश हो रही है, ठीक है। तो ये परफेक्ट हमारा सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट नज़र आ रही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो जब मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर जाएगी तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि मार्केट रेजिस्टेंस बी से ले सकती है। अब क्या ये ट्रेडेबल है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने यहाँ से ट्रेडिंग कर लेनी है, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीच में ये भी फेयर वैल्यू गैप था जिसका कोई ताल्लुक नहीं है प्राइस एक्शन के बुलिश बेरिश होने में। ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि इन्वर्ट हो रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है। और ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा है, जब मार्केट इससे नीचे ट्रेड कर जाएगी तो इस पे चांसेस हैं रेजिस्टेंस बनने के। इनको ट्रेड कैसे करेंगे, वो ट्रेड करने वाले पीडीआरएस डिफरेंट है, ठीक है। वो कैसे ट्रेड करेंगे, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन होगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब एंट्री मॉडल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये वाला हल्की फुल्की रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, और ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। और मार्केट इवेंचुअली यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर लेवल से नीचे इसने क्लोजिंग भी दे दी है, तो हमारे पास ये एक अच्छी रेजिस्टेंस है। इसको हम आगे मार्क भी कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे मार्केट ने क्या काम किया। ठीक हो गया, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सपोर्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश की यहाँ पे जब स्वीप किया था, इवेंचुअली नीचे क्लोजिंग दे दी। तो अब ये एरिया रिक्लेम रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब सेशन अपना कंटिन्यू करते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद। जिन जिन भाइयों ने नमाज़ पढ़नी है पढ़ के आते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं यहीं से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, नमाज़ पढ़ ली सब लोगों ने, आगे वापस। जब सब लोग वापस आ जाएं तो मुझे फिर इन्फॉर्म कर दें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। कुछ तो अवेलेबल ही हैं, बाकी मेरे ख्याल कुछ शायद अभी नमाज में मसरूफ़ हों, बस थोड़ी देर तक शायद ज्वाइन कर 5 लें। मिनट इंतज़ार कर लेते हैं ना, 5 मिनट ठीक हो, इंतज़ार कर लेते ठीक हो। हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके सर।
अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा ख्याल है सर आते हैं सारे। ओके। अच्छा भाइयों, यहाँ पे मैंने आपके सामने 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले तो ये एक रेजिस्टेंस जो है वो मार की, और उसके बाद आपको ये भी बता दिया कि ये रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक करके सपोर्ट बनाने की कोशिश की। यहाँ पे कुछ हमें सपोर्ट बनती हुई नजर आई। मार्केट जब ये एरिया को स्वीप करके मार्केट ने अंदर क्लोजिंग दी तो नज़र आ रहा था कुछ ऐसा कि मार्केट इस एरिया को सपोर्ट बना सकती है, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद इसी सपोर्ट को बजाय सपोर्ट बनाती रेजिस्टेंस को रिक्लेम कर दिया रेजिस्टेंस के तौर पे ही। तो अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, हमारे सामने जो पीडी अरेज हमारे सामने प्रेजेंट किए हैं रिक्लेम करते टाइम पे, मार्केट ने यहाँ पर चेंज स्टेट और डिलीवरी इस कैंडल पे तो नहीं बनी, लेकिन फिर ये हाईएस्ट ग्रीन कैंडल के बाद जब बॉडी यहाँ पे नीचे क्लोज होगी तो ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने क्रिएट कर दिया। अब ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, जो हम कह सकते हैं कि अभी हमारे पास ये POI के तौर पे तो कंसिडर नहीं किया जाएगा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसने इंटरनल लो को ब्रेक किया है, ठीक है, ये वाली जगह पे। लेकिन फिर भी हम इसको एज एन ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके अपने सामने रखेंगे कि जस्ट इन केस अगर ये एरिया रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट होता है तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट इस एरिया से क्यों रेजिस्टेंस ले रही है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक बुलिश फेयर वाली गैप था जो सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था। मार्केट ने इसको यहाँ पे टैप किया और मार्केट यहाँ से बुलिश हो रही है, और ये टैप करने के बाद ये लोएस्ट जो कैंडल है इस पे चेंज स्टेट और डिलीवरी आ गई, तो हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एक 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये भी पड़ा हुआ, ठीक है, जिसको मार्केट ने टैप किया और मार्केट यहाँ से बुलिश हुई है। तो अब हमारे पास 1 आवर के ऊपर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन से हैं? ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिस पे मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट ने रिक्लेम किया इसको और यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक दे दिया। अब क्या इसके अलावा कोई हमारे पास और कोई रेजिस्टेंस एरिया है? जी हमारे पास ये एक रिजेक्शन ब्लॉक ज़रूर है, इसको भी हम मार्क कर सकते हैं सेफ साइड के, और देखना चाहेंगे कि क्या मार्केट इस एरिया से कोई रिएक्शन लेता है कि नहीं। हम नॉर्मली रिजेक्शन ब्लॉक को ज़्यादा ट्रेड नहीं करते, लेकिन हम ICT के PDA रेस क्योंकि हमने पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो उनको मार्क ज़रूर करते हैं, देखते हैं कि जस्ट इन केस अगर हमें यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई बेरिशनेस तो हमें किस एरिया से मिल सकती है। तो अभी नॉन फार्म पेरोल के लिए जो कि अभी से पौने घंटे के बाद आनी है रिपोर्ट, तो उसके ऊपर हम देखना चाहेंगे कि ये वाले जो एरियाज़ हैं मार्केट इन एरियाज़ किस एरिया की तरफ उसका रुझान है, ठीक है। तो बेसिकली हम वो देखना चाहेंगे आज, तो हमें पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ कौन सा सपोर्ट ब्रेक कर रही है या रेजिस्टेंस ब्रेक कर रही है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि रुझान किस तरफ है। अभी फ़िलहाल जो फंडामेंटल्स हैं गोल्ड एंड सिल्वर के वो तो एक्सट्रीमली बुलिश हैं, लेकिन अब सिंस इसके अंदर कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी है। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट से मुराद ये है कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो एक पॉलिटिकल वॉर चल रही है या जो ट्रेड वॉर कह लें, तो ज़्यादातर जो चाइना के जितने भी हामी हैं, ब्रिक्स नेशन कह लें, उनका इरादा ये है कि डी-डॉलराइजेशन की जाए, जिसकी वजह से डॉलर को वो वीक करना चाहते हैं और गोल्ड एंड सिल्वर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो इस फंडामेंटल इफ़ेक्ट की वजह से तो गोल्ड एंड सिल्वर को बुलिश होना चाहिए, लेकिन अब सिंस US भी तो इसके ऊपर रिएक्ट करेगा ना, मतलब उसकी भी कोशिश होगी कि जवाबी कार्रवाई की जाए, तो वो कोशिश करेंगे डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने की। अब जब वो डॉलर को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर एक मैनिपुलेटिव जो है मूवमेंट आ सकती है। तो वो हम देखना चाहेंगे कि क्या मार्केट सपोर्ट की तरफ मूव करता है और गोल्ड एंड सिल्वर
बेरिश होते हैं और डॉलर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जाती है, या फिर डॉलर वीक ही किया जाता है और गोल्ड एंड सिल्वर बुलिश हो जाता है। तो ये हम देखने की सिर्फ कोशिश करेंगे। ओवरऑल फंडामेंटल्स बुलिश हैं, लेकिन सिंस दो स्ट्रॉन्ग नेशंस के बीच में एक पॉलिटिकल वॉर चल रही है तो उसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर भी आता है, और हम जैसा फिर रिटेल ट्रेडर जो है ना वो फिर पेश जाता है इसके बीच में। इसलिए हमें थोड़ा सा मुहतात होकर समझने की ज़रूरत है कि हम ट्रेड करें तो राइट टाइम पे राइट जगह से ट्रेड करें। इस वजह से इतनी ये पढ़ाई की जाती है। अदरवाइज़ बाय सेल करने में कौन सा को देर लगती है, एक बटन तो दबाना है खाली, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें वो हम एक अवेयर्ड डिसीजन लें, मतलब हम कोई भी फैसला करें तो वो हमारे किसी एविडेंस, हमारे किसी स्टडी की बेस के ऊपर हो, ना कि कोई इमोशनल डिसीजन हो कि बस फ्रस्ट्रेट हो के हमने या लालच में आके हमने को ट्रेड कर दी, ठीक है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर भी फ़िलहाल ये सिचुएशन है, और इसके साथ 1 आवर तक ही हमारी ये मार्किंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर अगर आप जाके कोई चीज़ स्टडी करना चाहें और उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और सिल्वर के ऊपर आप ये देखिए फॉर एग्जांपल, नहीं ये वाला एरिया ठीक नहीं है, बस सही है। तो हम सिल्वर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और अब हम आ जाते हैं गोल्ड पे। अच्छा जी, गोल्ड के ऊपर आपने ऑलरेडी सिंपल सा चार्ट है, कोई इतनी लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर, और हमने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास ये फेवरेबल गैप है जो सपोर्ट के तौर पे ट्रीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और क्या इस सपोर्ट पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को आते हुए 1500 लेवल तक? तो मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि मार्केट इतनी होगी बेरिश कि वो अपने 50% लेवल से भी नीचे आ जाए। ये अप्रॉक्सीमेटली 70% रिट्रेसमेंट लेवल बनता है इसका, ये सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तबाही मच जाएगी पूरी दुनिया के अंदर अगर $1700 तक गोल्ड आ गया, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन सबसे आसान चार्ट है ना ईयरली को पढ़ना, तो इसलिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ये। बाकी 6 मंथ टाइम फ्रेम पे अगर आप आ जाएं, 6 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको यहाँ पे एक फेवरेबल गैप सेम लेवल के ऊपर मिलेगा, सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसके नीचे भी हम श्योर 1-2 लेवल ज़रूर होंगे, लेकिन 6 मंथ लेवल पे भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कोई भी रिट्रेसमेंट। गोल्ड को थोड़ा सा क्विकली एनालाइज करते हैं, बाकी आप खुद उसकी मार्किंग कर लीजिएगा। अच्छा, 3 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई अच्छी सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस मेरे ख्याल से नहीं है, जिसकी वजह से नहीं है वॉल्यूम इम्बैलेंस इधर, तो ये वाला एरिया सपोर्ट का है नहीं। इसके अलावा तो 3 मंथ पे कोई इतने ख़ास लेवल्स नहीं है।
मंथली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे आपको कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हुए यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। ये फेयर वैल्यू गैप आपको 2500-2600 लेवल के ऊपर सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। क्या मार्केट यहाँ तक आ सकती है? हाईली अनलाइकली, बहुत मुश्किल है कि मार्केट अब गोल्ड की इतनी बेरिश हो। 50% कभी भी गोल्ड की मार्केट बेरिश नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। ठीक है, आप किसी भी टाइम पे देख लें। ये चार्ट 1998 से आ रहा है। 1999 के अंदर आपको ये रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद 50% मार्केट गिर गई थी, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि पुराना हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, इतना कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे ऊपर जाना शुरू करें अगर आप, तो आपको ये लगेगा हाँ जी यहाँ पर ये जब 389 पे प्राइस गई थी तो 50% वापस आई थी। उसके अलावा तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, कि मार्केट ने कोई 50% रिट्रेसमेंट लेवल दिया हो। 1000 पे जब गई थी तो भी आप देख लें ये 680 तक इसने ड्रॉप किया था, मतलब विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30% लेवल। ठीक है, और उसके बाद देख लें 1900 पे जब गई थी, हाँ तो ये 50% रिट्रेसमेंट ज़रूर हुई थी, जो बात है हमारे पास 2011 की। ठीक है, ये एक मेजर रिट्रेसमेंट थी ये वाली। ठीक है, लेकिन उसके बाद 2011 के बाद कभी ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, अब 2011 के अंदर फंडामेंटल्स क्या थे उसका मुझे कुछ ज़्यादा इतना आइडिया नहीं है, ज़रूरत भी नहीं मैंने समझी इसको पढ़ने की। लेकिन क्या आ सकती है मार्केट रिट्रेसमेंट करने को? जी बिल्कुल, क्रैश होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट रिस्की क्यों कंसिडर की जाती है? क्योंकि उसमें इतने इतने बड़े क्रैश हिस्टोरिकली देखे गए हैं। लेकिन अभी क्या एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 50% लेवल पे क्रैश हो जाए? बज़ाहिर तो ऐसा नज़र नहीं आता, लेकिन अगर टेक्निकली अगर हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र आई कि मार्केट बेरिश हो रही है तो हम उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे और कोई इमोशनल फ़ैसला नहीं करेंगे कि नहीं हमने मार्केट को बाय ही करना है। जब हमें टेक्निकली और फंडामेंटली नज़र आएगा कि हाँ जी मार्केट बेरिश हो सकती है तो ज़रूर हम बेरिश का फ़ैसला करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई बन नहीं रहा। अच्छा, अब एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पर जब मार्केट ने ये 50% रिट्रेसमेंट की थी तो क्या हमें यहाँ पे कोई टेक्निकल एविडेंसेस मिले थे कि मार्केट बेरिश हो रही है? जी बिल्कुल मिले थे, नज़र आए थे, टेक्निकल एविडेंसेस थे। ठीक है, वो टेक्निकल एविडेंसेस अभी फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, वो क्या है उनको हम जब कोरिलेटेड मार्केट की हम पढ़ेंगे ना, डाइवर्जेंस के कोरिलेशन क्या होता है, इंटर रिलेटेड मार्केट आपस में उनका रिलेशनशिप है क्या, कैसे कोरिलेशन नज़र आता है, तो उसको जब पढ़ेंगे तो हम उसको एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने देख लिया कि ये हमारा अप्रॉक्सीमेट 50% लेवल रिट्रेसमेंट का बनता है। इसके अलावा 2600 से लेके हमारे पास यहाँ पे कोई भी टेक्निकल स्ट्रक्चर नहीं है जिसको हम रेफ़र कर सकें। 2 वीक टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 2 वीक टाइम फ्रेम के ऊपर हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग देगी। तो अभी फ़िलहाल क्लोजिंग तो नहीं आई, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि क्लोजिंग आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, विच इज़ अराउंड 3800 4000 लेवल। अच्छा, उसके बाद नीचे ये देखें तो 3100 एरिया के ऊपर भी हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि 2 वीक टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, और उससे नीचे आ जाए तो 2500 लेवल है जो हमारे पास वो मंथली लेवल था। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर फेयर वैल्यू गैप, क्या ये हमारा सपोर्ट बन रहा है? इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास जो ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप है ना, ये नहीं बन रहा। ये निचले वाला फेयर वैल्यू गैप को बेसिकली इसने टैप किया हुआ है। वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ जब हम ऐड करके इसको कंसिडर करते हैं ना, तो ये निचले वाले फेयर वैल्यू गैप में आ रहा है, बल्कि 1 2 3 इसको ऐसे देखें तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस अगर ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप के साथ आप कंसिडर करेंगे ना, तो ये इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से नीचे है, ये नीचे आ रहा है। ठीक है,
तो बेसिकली ये निचले फेयर वैल्यू गैप का पार्ट है, ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप का पार्ट नहीं है ये सपोर्ट, ठीक है। इसलिए उसको ऐसे लिया जाएगा यूं करके। अब आपको नज़र आएगा कि हाँ जी यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। तो ये एक्यूरेट मार्किंग आपको ज़रूरी बहुत है। अच्छा, लेकिन क्या ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? बिल्कुल है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विक तो आ रही है इस फेयर वैल्यू गैप में, लेकिन क्लोजिंग जो हमें मिल रही है ना वो ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप में मिल रही है, तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 4000 लेवल तक आ सकती है? अभी फ़िलहाल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जब तक हमें यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नज़र नहीं आएगी तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जब तक हमें एक टेक्निकली एक डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा था, डाइवर्जेंस नज़र आ रही थी, तब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे आ सकती है। लेकिन मार्केट ने रेजिस्टेंसेस को ब्रेक कर दिया, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं है जो हमें ये बताए कि मार्केट 4000 लेवल तक आ सकती है। तो इसलिए अभी हम उसका वेट करेंगे, और करीब तरीन वीकली टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस सपोर्ट यही लेवल है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट को नई ऊपर सपोर्ट क्रिएट कर देती है। इसी तरह 4 डे, 3 डे, 2 डे एंड डेली, यहाँ तक आप ये जो 4 टाइम फ्रेम्स है ना, ये आप खुद एक दफ़ा एनालाइज कर लें, तो आपको आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर इसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं तो हम यहाँ से फिर नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, और आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो उनको मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।